हेलो साथियों, आरडी में चार्ज में आप सभी साथियों का मैं विक्रम हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आप यूं ही एंड तक बने ही रहिए, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस जो प्रवेश ईयर के क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो अब तक हमने जो सीरीज चालू कर रखी है 1000 क्वेश्चनों की, उनमें से हमने ऑलमोस्ट 130 क्वेश्चनों को पूरा कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर कितना है 131। जैसा कि आप स्क्रीन से देख पा रहे होंगे, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारी बॉडी पर कहीं चोट लगने पर जो ब्लड का स्राव होता है, इस ब्लड के स्राव को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फिटकरी का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पोटास एलम भी कहा जाता है। और आप यहीं से पता रखें, जो फिटकरी का सूत्र होता है वो होता है K2SO4.Al2SO4 का 3.24H2O फिटकरी का सूत्र होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड से जब हमारी बॉडी से ब्लड का स्राव होता है, इस ब्लड के स्राव को रोकने के लिए हम किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग करते हैं? फिटकरी का। और फिटकरी को क्या कहते हैं? पोटासियम। फिटकरी का सूत्र K2SO4.Al2SO4 का 3.24H2O। अब यहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि जो फिटकरी होता है, इस फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? जल के कितने अणु होते हैं? 24 अणु होते हैं। इसी प्रकार आपको धोने के सोडे के बारे में भी पूछा जा चुका है कि धोने के सोडे में कितने जल के अणु होते हैं। तो जो धोने का सोडा होता है, इस धोने के सोडे में 10 H2O होता है, यानी कि जल के 10 अणु होते हैं। चलिए, आप सही उत्तर तक पहुंच पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है? यानी कि हम जो ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार की जो गैसें लेते हैं, इन गैसों का परिवहन हमारे ब्लड के साथ किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? वो होता है किसके द्वारा? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 में कि किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान जो गैसें ली जाती हैं, उन गैसों का परिवहन हमारे ब्लड के साथ किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? वो होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण के द्वारा। तो आप सही उत्तर को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? यहां से हमें बताना है कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड में दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। एक तो पाया जाता है तरल मटेरियल और एक पाया जाता है ठोस मटेरियल। यानी कि ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो तरल पार्ट होता है ब्लड का, एक कौन सा होता है? ठोस पार्ट। ठोस पार्ट को कहते हैं रक्त कणिकाएं, कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स या रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं कहते हैं। जिसमें क्या आती हैं? आरबीसी आती हैं, डब्ल्यूबीसी आती हैं और प्लेटलेट्स आती हैं, ये कोशिकाएं आती हैं। जबकि ब्लड का जो तरल पार्ट होता है, इस तरल पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो क्या होता है? प्लाज्मा में जल होता है और एक क्या होता है? अन्य मटेरियल होता है। और इस अन्य मटेरियल में भी सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो जो जल होता है, वैसे यदि ब्लड में यदि शुरू से हम देखें तो ब्लड में 55% तो प्लाज्मा होता है और जो बाकी 45% बच गया वो क्या होता है? ब्लड की कोशिकाएं होती हैं। जबकि यदि हम प्लाज्मा में देखें, प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या होता है? अकेला जल होता है। बाकी 8 से जो 10% मटेरियल बच गया उसमें आते प्रोटीन हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए। तो यहां से हमारे को प्लाज्मा में जल का प्रतिशत पूछा हुआ है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90 होता है। या आपके पास 90 के कोई नजदीक मान मिल सकता है, जैसे 91 में मिल गया, 92 में मिल गया, ऐसे कुछ संख्यात्मक मान मिल सकते हैं। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता है कौन सा? कि प्लाज्मा में जल होता है कितना? 92% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग कहा जाता है? यानी कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होते हैं, उन ब्लड ग्रुपों में ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों को ले सकता है, सभी से ले सकता है, जिस कारण उसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। एक होता है सर्वदाता, जो सभी को डोनेट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वदाता। और सभी से लेने वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही। तो जो AB होता है, AB प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है, ये AB प्रकार का ब्लड ग्रुप सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों के से क्या ले सकता है? आवश्यकता पड़ने पर ब्लड
ले सकता है। जबकि जो सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों को ब्लड डोनेट कर सकता है, इस कारण इसको सर्वदाता कहते हैं। और ए भी सभी से ग्रहण करने के कारण इसको सर्वग्राही कहते हैं। तो आप सही उत्तर बताते कौन सा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि प्रचुरता होती है। यानी कि जो जैसे कि गहरे तले हुए पदार्थ होते हैं जैसे कि समोसे वगैरह हो गए, ये कैंसर जनक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है, इस कारण वे कैंसर जनक होते हैं, हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग अंग में संपन्न होता है। हमारी बॉडी में जो पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? आहार नाल में होती हैं। कहाँ होती हैं? आहार नाल में होती हैं। और आहार नाली किसका काम करती है? हमारा जो भोजन लेते हैं मुंह के द्वारा, उस सभी प्रकार के भोजन को पचाने का और अवशोषण करने का काम करती है। यहाँ से हमें पूछा है कि आहार नाल में भी ऐसा कौन सा भाग होता है जहाँ पाचन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है कहाँ? छोटी आंत में। हमारे जो भोजन का अधिकांश पाचन का हिस्सा होता है वह कहाँ पूरा होता है? छोटी आंत में पूरा होता है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? सी। ये रेलवे की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आहार नाल से जुड़ी हुई सभी अंगों को पाचन तंत्र के दौरान शामिल किया जाता है, जबकि यहाँ से हमें बताना है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा कौन सा होता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, कौन होता है? आहार नाल। और आहार नाल से जुड़े हुए जो अंग होते हैं उन अंगों को भी क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं। आहार नाल जो होती है हमारी मुंह से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? गुदा तक चलती है। इसके बीच जो भी अंग आते हैं उनको क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं। तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है आंत, यानी कि बड़ी आंत छोटी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। जबकि पित्ताशय जो होता है, पीतरस का ये भी क्या होता है? जबकि यकृत जो होता है, ये यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। और जो कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया तो कहाँ पाया जाता है? हमारी नेत्र में पाया जाता है। आंख का जो सबसे बाहर की तरफ जो उभरा हुआ भाग होता है, उस उभरे हुए भाग को कहते हैं क्या? कॉर्निया। और कॉर्निया ही हमारी जो आंखों को डोनेट करने का समय आता है, उस समय आंख के इस हिस्से को डोनेट किया जाता है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कौन सा? कॉर्निया। तो यहाँ से हम सही उत्तर बताते कौन सा? बी बताते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? कि हमारी बॉडी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ब्लड के द्वारा। वो किए जाते हैं कहाँ? छोटी आंत। छोटी आंत के द्वारा जो पचा हुआ जो भोजन होता है, इस पचे हुए भोजन को अवशोषण किया जाता है। और भोजन के साथ जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को भी अवशोषण किया जाता है। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? बी होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाग में जल का अवशोषण हो जाता है? देखो दो आंतें होती हैं, तो छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। जो छोटी आंत होता है इसका काम होता है भोजन का सर्वाधिक पाचन करना और पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। भोजन को पचाना और पचे हुए भोजन को क्या करना? अवशोषण करना। लेकिन जो बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत भोजन का कभी भी पाचन नहीं करती है। क्या करती है फिर? ये सिर्फ हमारी बॉडी में जो पचा हुआ भोजन हो गया उसके साथ जो जल प्रवेश करता है बॉडी में, उस जल को अवशोषण करने का काम करती है। छोटी आंत का काम भोजन को पचाने का और पचे हुए भोजन को अवशोषण करने का। जबकि बड़ी आंत का काम सिर्फ एक होता है, ये जल का अवशोषण करने का कार्य करती है। तो जल का अवशोषण करने का काम कौन करती है? बड़ी आंत। तो हमारा राइट आंसर होता कौन सा? डी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? हमारी जो मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं, जैसे पैरोटिड हो गई, सबलिंगुअल हो गई, मैक्सिलरी हो गई, ये लार ग्रंथियां होती हैं। और ये लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? हमारा जो मुंह हो गया उस मुंह में पाई जाती हैं।
और ये जो लार ग्रंथियां हो गई जिस रस का स्राव करती हैं उस रस को क्या कहते हैं, लार कहते हैं। और इस लार में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम हो गया जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। लेकिन जो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, ये एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। जबकि जो वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है कौन सा, टाइलिन एंजाइम होता है। तो लार किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो सही उत्तर बताते कौन सा, बी बताते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, यानी कि दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम बताना था। जो हमारी बॉडी में जो दूध ग्रहण करते हैं, हम दूध ग्रहण करते हैं, उस दूध का पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम करता है। एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है 2009 में। और ये जो रेनिन एंजाइम होता है, ये रेनिन एंजाइम बच्चे में सबसे ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा भोजन के रूप में किसे ग्रहण करता है, दूध के रूप में ग्रहण करता है। तो दूध के पचाने के लिए एंजाइम की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उस दूध को पचाने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, रेनिन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के सबसे बड़े अंग का क्या नाम है। हमारी बॉडी में जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, अब देखो इस क्वेश्चन के दो उत्तर आ सकते हैं। एक तो इसका उत्तर आएगा क्या, त्वचा, और एक इसका उत्तर आएगा यकृत। इनका भी मैं आपको रहस्य बताता हूं कि ये दोनों उत्तर क्यों आने वाले हैं। मानव शरीर के सबसे बड़े अंग का नाम पूछे तब आपको इन दोनों में से देखना है कि हमारे पास ऑप्शन में कौन से हैं। या तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, त्वचा होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, यकृत। अब दोनों में से हमारे पास जब भी एग्जाम में पूछा गया, जब दोनों में से हमारे को एक ही ऑप्शन में देता है। जब ये राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था तब हमारे पास ऑप्शनों में क्या था, यकृत। तो हमारा सही उत्तर होता कौन सा, यकृत होता। लेकिन आपको ऐसे पूछा जाए कि भार के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग, भार के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है कौन, यकृत। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो कौन होती है, त्वचा। अब ये दोनों अलग अलग विषय आपको पूछे जाते हैं, तब आपको बताना है क्या, त्वचा और यकृत। भार के आधार पे पूछे तो यकृत, और क्षेत्रफल के आधार पे पूछे तो त्वचा। अब यहाँ हमारे पास दोनों में से कुछ ही नहीं दिया हुआ था, ना तो क्षेत्रफल दिया हुआ था, ना ही भार दिया हुआ था। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शनों में भी एक ही मैच कर रहा था, यकृत। तो हमारा सही उत्तर होता कौन सा, यकृत होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। अब हमारी बॉडी में जो सबसे प्रचुर मात्रा में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हमारा सही उत्तर होता कौन सा, डी होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं। हमारी जो जीवा होती हैं, इस जीवा पर विभिन्न प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्वाद कणिकाएं कहते हैं, जिनसे हमारे को क्या मिलता है, स्वाद। और जीभ जो होती है, इस जीभ को स्वाद के आधार पर चार अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। एक तो आगे वाला हिस्सा, एक होता है पीछे वाला हिस्सा, और ये भी पार्श्व भाग, ये भी पार्श्व भाग, और ऐसे होते हैं। अग्रभाग जो होता है इसको तो क्या कहते हैं, अग्रभाग। इसको कहते हैं अग्र पार्श्व भाग। क्या कहते हैं, अग्र पार्श्व भाग। इसको क्या कहते हैं, पश्च भाग। और ये जो अंग होता है, ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को कहते हैं पश्च पार्श्व भाग। हमारा जो अग्रभाग होता है ये मीठे स्वाद का अनुभव करवाता है, जबकि पश्च जो भाग हो गया, ये पश्च भाग कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। जबकि जो पार्श्व भाग हो गया, जिसे हम कहते हैं क्या, पश्च पार्श्व भाग, ये खट्टे स्वाद का अनुभव करवाने का काम करता है। तो और ये जो हिस्सा बच गया अग्र पार्श्व भाग, ये हिस्सा किस स्वाद का अनुभव करवाता है, नमकीन स्वाद का अनुभव करवाने का काम करता है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपने आंवला खाया होगा तो आप उसको ज्यादा कहाँ ले जाते होगे, उसको साइड में लेके जाते होंगे, या मसूड़ों के पास आप उसको सबसे ज्यादा पचाने का काम होता है, इसलिए आप उनको मसूड़ों के पास सबसे ज्यादा टाइम तक रखते हो। तो जो खट्टे स्वाद का अनुभव रखता है वो कौन रखता है, जीवा का पार्श्व भाग होता है। जबकि आगे वाला भाग मीठे स्वाद का, पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद का, अग्र पार्श्व भाग नमकीन स्वाद का, और पश्च पार्श्व भाग खट्टे स्वाद का अनुभव रखता है। तो आप यहाँ से सभी क्वेश्चनों को जान पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया में सहायक है, यानी कि जो दिए हुए ऑप्शन है उन दिए हुए ऑप्शनों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन पाचन की प्रक्रिया में सहायता करता है।
देखो हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन कभी भी पाचन की प्रक्रिया में सहायता नहीं करते। मिनरल्स जो होते हैं उनको तो हम बाहर से ग्रहण करते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं। विटामिन कभी भी पाचन के लिए आवश्यक नहीं होते हैं हमारी बॉडी में। जबकि जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम हमारी बॉडी में जो भोजन जो ग्रहण किया जाता है, उस भोजन में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट को पचाने का काम कौन करता है? एंजाइम। जैसे अभी हमने कुछ ही समय पहले देखा था कि रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, टाइलिन एंजाइम वसा का पाचन करता है। तो जो सभी एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो आज वाला जो क्वेश्चन लेक्चर है वो पूरा हो चुका है। आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने होंगे तो उम्मीद करता हूँ आपने निराशा महसूस नहीं किया होगा। और इसी प्रकार एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करने वाला हूँ। यदि इन क्वेश्चनों की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करें RD मैथ चार्जर, वहां से आप जो ये क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों की सभी की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।